तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लिखा ही आ गया है कि अहोम विद्रोह के बारे में समझाइए। अब देखो एमपीपीएससी 2020 में, हाँ पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपकी मोस्ट डिमांडिंग जो कबीर पब्लिकेशन की जो बुक है वो ये है, उसके ही ये क्वेश्चंस हैं, उसके ही क्वेश्चंस में आगे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें आपने एक और बुक सजेस्ट की थी जो कि हमारी धर्मेंद्र तिवारी जो सर हैं उनकी जो 3 मार्कर बुक है कुरुक्षेत्र के नाम से, वो है, तो हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे। पहले 3 और 5 मार्कर की ये बुक हम यहाँ ख़त्म करेंगे, आज नहीं, ना ही इस सेशन में। लंबी थोड़ी सी सीरीज़ चलेंगी, कुछ सारी वीडियोज़ रहेंगी, लेकिन हम इस बुक को ख़त्म करेंगे। 3 और 5 मार्कर की आपको टेंशन अब नहीं होने वाली है किसी भी पेपर में, किसी भी यूनिट में, किसी भी पार्ट में। चलो अब शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अहोम विद्रोह। देखो एमपीपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है भैया, ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है, अच्छे से दिखा देता हूँ ज़रा। देखो ये एक सेकंड को बढ़िया फॉर्मेट में आ जाएगा, थोड़ा सा इसे मैं, हाँ अब ठीक है ना, थोड़ा सा इसे डाउन कर लेते हैं। ये लीजिए, देखो एमपीपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, अहोम विद्रोह। तो अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम वाला जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र था वहाँ पर 1828 से 1833 ईस्वी में के बीच हुआ था। क्षेत्र कौन सा था? मैंने जैसा कि अभी बताया अहोम क्षेत्र था। कलर चेंज कर लें, चलो कलर ये ले लेते हैं, ये ठीक रहे ना, हर बार जो है रेडी कलर लेते थे, इस बार चेंज कर लेते हैं। किसने किया था नेतृत्व? देखो यार अपने को ना 3 और 5 मार्कर में कंटेंट लिखना है। एक सेकंड, ये अप डाउन कैसे हुआ? देखो अपने को क्या करना है यार, 3 मार्कर में या फिर 5 मार्कर में, यही कंटेंट लिखनी है ना। 3 और 5 मार्कर में अगर अपने को कंटेंट लिखने हैं तो ये सफिशियंट है, 4 पॉइंट लिखे हैं। थोड़ा और आप एक आध लाइन में इसमें पढ़ा के सकते हो। ये विद्रोह असम क्षेत्र में हुआ था, जो भारत का नॉर्थ ईस्ट एरिया है, ठीक है। 1828 से 1833 ईस्वी के बीच इस विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर तथा रूपचंद्र कोनार ने किया था। सॉरी, इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोमधर कुंवर व रूपचंद्र कोनार ने किया था। यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। अब देखो थोड़ा डिस्क्राइब ना, अपने को कुछ फैक्टर पता चल गए, चीज़ें पता चल गई। 3 मार्कर के हिसाब से सफिशिएंट कंटेंट है, हम वही बात कर रहे हैं। 3 और 5 मार्कर, 5 मार्कर में क्वेश्चन ऐसे नहीं आने वाला है कि अहोम विद्रोह को समझाइए, ये नहीं आएगा। अहोम विद्रोह 3 मार्कर में आ सकता है, बहुत संभावना है, प्रबल संभावना, ये दे दिया है बुक में उन्होंने। नेक्स्ट है आपका कि मोपला विद्रोह क्या है? तो 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। अब देखो इन्होंने लिखा है केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था, तो आप आराम से लिख दोगे कि मोपला विद्रोह वर्ष 1971 में, वर्ष 1921 में भारत के दक्षिणी क्षेत्र केरल के मालाबार तटीय क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्व अली मुसलियार ने किया था, ठीक है। किसने किया था मोपला विद्रोह? अली मुसलियार ने किया था। यह विद्रोह मुख्य रूप से मुस्लिम संप्रदाय का विद्रोह था, ऐसे आप लिख सकते हो उसमें, है ना। एक लाइन देखो ये बढ़ गई। नेक्स्ट आता है आपका भील विद्रोह 1825 से 1800। देखो ये आए हैं, देखो भैया देख लो जरा, ये देखो तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी 2020 में पूछे गए हैं। अब आप ये सोचो नहीं पूछते हैं तो बिल्कुल पूछते हैं सर, 3 मार्कर में पूछे गए हैं। और भील विद्रोह 1825 से 1831 के बीच हुआ था। क्षेत्र था, हाँ ये इसमें प्रीवियस ईयर भी कवर किए गए हैं, और अदर जो क्वेश्चन हैं जो फैक्टों से बन सकते थे वो भी इसमें कवर किए गए हैं। भील विद्रोह 1825 से 1831 में हुआ था। क्षेत्र कौन सा था? महाराष्ट्र और राजस्थान क्षेत्र, है ना, महाराष्ट्र और राजस्थान क्षेत्र। अब आप नक्शे के हिसाब से कौन सा एरिया था भारत का वो लिख दो। क्षेत्र था, नेतृत्व किया था सेवाराम भील। सेवाराम भील नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह में भीलों को पेशवा बाजीराव द्वितीय का भी सहयोग प्राप्त हुआ। अब देखो इस विद्रोह में पेशवा बाजीराव द्वितीय जो मराठा कौन थे, जो मराठा, भाई बता दो कौन थे जो मराठा पेशवा थे, मराठा सरदार थे। सरदार थे क्या? सरदार तो ये थे ना, होलकर, सिंधिया, ये सब सरदार थे। ये तो स्वयं पेशवा थे, स्वयं प्रधानमंत्री थे, ठीक है। स्वयं पेशवा बाजीराव जो सेकंड थे, बाजीराव द्वितीय थे, उनका भी सहयोग प्राप्त था। किनको? भील जनजाति को। अब देखो भील लोगों का निवास स्थान सबसे ज़्यादा कहाँ? ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के भी कौन से पश्चिमी एरिया में, राजस्थान वाले एरिया में। इस एरिया में था तो महाराष्ट्र राजस्थान वाला एरिया हो गया। 1825 से 1831 के बीच हो गया। सेवाराम भील नामक व्यक्ति ने इनका इसका नेतृत्व किया। ऐसे करके हमने इसके फैक्ट लिख लिए हैं जो कि इस बुक में बताए गए हैं। नेक्स्ट आपका है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के सम्राट एवं प्रधानमंत्री कौन थे? 1 लाइन 1 फैक्ट वाला क्वेश्चन है, उसने सिर्फ यही पूछा है कि ब्रिटेन के सम्राट और प्रधानमंत्री कौन थे, इतना ही बताना। ज़्यादा गाथा नहीं लिखनी है, ज़्यादा अपनी कथा बाँचनी मत लग जाना वहाँ पर। जो पूछ रहा है उतना लिखो। अगर वो पूछ रहा है कि कौटिल्य के क्या बोलते हैं, मौर्य प्रशासन कोई जानकारी कौटिल्य के किस ग्रंथ में मिलती है, तो आपसे सिर्फ एक नाम पूछ रहा है सर, वो वहाँ लिख दो अर्थशास्त्र में मिलती है, खत्म करो, आगे बढ़ो। कुछ ज्ञान नहीं पूछ रहा है आपसे, है ना, तो आपको वही लिखना है।
भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के सम्राट एवं प्रधानमंत्री थे सम्राट जॉर्ज सस्टम और प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। एटली थे ना, याद है कि नहीं याद है? क्लेमेंट एटली और जॉर्ज सिक्स्थ। ठीक है, सम्राट कौन थे? जॉर्ज सिक्स्थ। सॉरी यार, आज पता है मुंह में ना पूरे एकदम ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, पूरे एकदम मुंह में छाले टाइप के हो रहे हैं, तो हो सकता है आपको आवाज़ सुनने में या फिर थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैं पहले एसी बंद कर देता हूँ, ठीक है? अब थोड़ी सी आपको सुकून से आवाज़ सही से आ रही होगी। तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बोलने में, लेकिन हम सेशन अच्छे से कंप्लीट करेंगे, आपको मेरी सही से समझ ज़रूर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अंतिम मुगल सम्राट कौन था और उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड था और उसकी मृत्यु 1860 में कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। रंगून मतलब वर्मा, है ना, जो अभी वर्मा यानी कि जो अभी रिसेंट में म्यांमार है। अच्छा, कोई फैक्ट बताएगा वर्मा को भारत शासन के किस अधिनियम के द्वारा भारत से वर्मा को अलग किया गया? 1935 के। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब और किसके मध्य हुई? अब देखो यार, जो पूछ रहा है ना वो कोई लिखना, देखो 2009 में पूछा गया, ये भी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। तो रिंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी, किसके विरुद्ध? टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के विरुद्ध हुई थी। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ तृतीय अंगल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। तो थर्ड इंग्लिश और कर्नाटक जो मैसूर के जो शासक थे हैदर अली और उनका बेटा जो टीपू सुल्तान था, उसके टीपू सुल्तान और कर्नाटक और जो अंग्रेजी जो गवर्नर थे कॉर्नवालिस, उनके मध्य ये संधि हुई 1792 में। ठीक है, और इसका जो परिणाम हुआ वो हुआ थर्ड अंगल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? देखो 2010 का क्वेश्चन है, 3 जून 1939 को। अभी पूछ रहा है कि किसके द्वारा की गई थी, तो नाम लिख दो, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इतना ही लिखना है सर, नहीं देना अपने को, जो पूछ रहा है सिर्फ वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? अब देखो सिर्फ उन्होंने रचयिता ही तो पूछा है, तो लिख दो बंकिम चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम के रचयिता हैं। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गाना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वराज दल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो देखो स्वराज दल की स्थापना पूछी है उसने, कब की गई और किसके द्वारा की गई? तो डेट लिख दो सबसे पहले, तो 1923 में, है ना, हुई थी ना स्वराज। हमारा जन्म स्वराज में ही तो सबसे पहले संविधान हमारे संविधान की मांग की गई संविधान सभा, इन्हीं से तो सारी प्रक्रिया। स्वराज पार्टी जो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, इन्होंने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की और यहीं से स्वराज की मांग शुरू हो गई। ठीक है, तो किन किन्होंने स्थापना की? मैंने आपको वैसे तो अभी बता ही दिया, निकल ही गया मेरे मुंह से। तो CR दास यानी चित्तरंजन दास, ठीक है, ये अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो है इसके महासचिव थे। इन्होंने स्वराज दल की स्थापना की कब? 1 जनवरी 1923। 1923 भी याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सबको पता है। नेक्स्ट आपका जाता है, देखो एक सेकंड, 10th क्वेश्चन। इसके उद्देश्य देख लो भैया, स्वराज पार्टी के, एक सेकंड उन्होंने लिखी दी है, तो देख लो। चुनावों के माध्यम से काउंसिलिंगों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देना। छोड़ो, आप तो वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम पूछा इन्होंने, वास्तविक नाम पहुँचा दो कि स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूलशंकर था। अगर एक आध फैक्ट पता है तो लिख दो, मुश्किल से, अगर नहीं पता तो इतना लिखोगे चलेगा। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। क्या था? वेदों की ओर लौटो। स्वामी विवेकानंद वेदों की, तो मतलब वो जो विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में जो उन्होंने बोला था कि मेरे भारतीय बहनों भाइयों, वो सारी चीज़ें नहीं हैं, वो आप सिर्फ इतना लिख दो, इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिख दिया, अच्छी बात है, नंबर अच्छा मिल जाएगा। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यों के नाम लिखिए। तो देखो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? तो लॉरेंस तो लीडर थे, एल से लॉरेंस, एल से लीडर। तो लीडर यानी कि अध्यक्ष, तो इससे याद रखो लॉरेंस से लीडर यानी कि अध्यक्ष थे। तो पैथिक लॉरेंस कौन थे? लीडर थे, अध्यक्ष से। स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य हैं कैबिनेट मिशन के। जो 3 सदस्य थे वो थे पैथिक लॉरेंस, तो L से लीडर, L से लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। नेक्स्ट आपका आता है दादा भाई नौरोजी के बारे में समझाइए भैया। तो इन्होंने कौन से 2012 में पूछ लिया है कि दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो ब्रिटिश कालीन भारत के शिक्षा शास्त्री, आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक राजनेता। ये मैंने ना आपको दादा भाई नौरोजी थिंकर्स वाले वो जो अपना वो आया है, क्या बोलते हैं, पेपर 4 में मैंने आपको दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक नेता थे। इनका उपनाम था ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया।
है ना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी इन्होंने। सर्वप्रथम धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, है ना। ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत था, जो प्रिंसिपल था, वो किन्होंने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है, इनकी जो बुक है वो है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने कौन? दादा भाई नौरोजी। अगर दादा भाई नौरोजी के बारे में 3 मार्कर में पूछता है तो आराम से लिख सकते हैं, ये लिख दो, उपनाम इनका ये रहा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी बुक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। ठीक है, फैक्ट याद होगा, इजीली लिख दोगे यार। और देखो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको क्या याद है क्या नहीं है, इससे ना मतलब लर्निंग वर्निंग से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको मेन लगता है अगर मेंस निकलना है तो आंसर राइटिंग, मतलब लिखना है, आंसर राइटिंग करनी है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। प्रीलिम्स डिपेंड करता है आपके एमसीक्यूज, आपके फैक्ट लर्निंग पर, और मेंस डिपेंड करता है आपकी आंसर राइटिंग पर। कितना आप लिख सकते हैं, कितनी आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं ना, इस पर डिपेंड करता है, वो वहाँ से निकलता है मेंस। ठीक है, तो लिखो यार, बहुत ज़्यादा लिखो। मैं तो कह रहा हूँ ये लिखवा रहा हूँ ना मैं, सुनो नहीं, इसको अच्छे से लिखो यार। कुछ तो होगा ना 3 मार्कर, बैठ गए अच्छे से आराम से, तुरंत देखते से ही आंसर लिख दोगे। लोग सोचेंगे, समझेंगे, 2-3 पॉइंट फिर लिखेंगे, आप तुरंत पढ़ते से, क्वेश्चन पढ़ते से आपका हाथ चल पड़ेगा अगर आपने 4-5 बार इन आंसर को लिख लिया तो। महाराजा दिलीप सिंह, देखो 2012 एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया महाराजा दिलीप सिंह के बारे में। तो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे महाराजा दिलीप सिंह। पेंशन देकर इनको कहाँ भेज दिया था? इंग्लैंड भेज दिया गया, और इनको बाद में ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियन, जो महाराजा दिलीप सिंह को कन्वर्ट किया गया क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हो गई 1893 में पेरिस में हो गई थी, और इन्होंने कब से कब तक शासन किया? 1843 से लेकर 1849 तक भारत पर शासन किया। भारत पर नहीं, मतलब सिख, वो जो पंजाब वाला एरिया था वहाँ पर शासन किया। ठीक है, अब देखो बंगाल का विभाजन क्या हुआ? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, 1905 में बंगाल विभाजन, बंग भंग आंदोलन हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, जुलाई 1905 में हुआ था। ठीक है, और विभाजन जो रद्द हुआ था, जो हुआ था 1911 में, और 1911 में कौन थे? लॉर्ड होर्डिंग जो था वो वाइसराय थे। बंगाल विभाजन रद्द हुआ। ठीक है, प्रभावी का ये छोड़ो आप, तो इसका जो उद्देश्य था वो था राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना। बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना। और ये 2 भागों में, जो बंगाल था वो 2 भागों में बट गया था, एक था पूर्वी बंगाल और एक था पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो कि आज बांग्लादेश बन चुका है, वो बंगाल विभाजन के, पूर्वी बंगाल जो कि पूर्वी पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बन गया। ठीक है, 1971 में। और ये पश्चिमी बंगाल 2 भागों में बट गया, इसी का ये परिणाम है कि आज बांग्लादेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बहादुर शाह जफर के बारे में लिखो। तो बहादुर शाह भी बताया जफर थोड़ी देर पहले कि अंतिम मुगल सम्राट था, है ना। प्रसिद्धि है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय शासक था। इनकी जो वाइफ थी वो बेगम जीनत महल शायद, है ना, वही थी। तो यार थोड़ा सा शायद नाम थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, जीनत महल वही थी शायद, बेगम जीनत महल ऐसे ही कुछ नाम था उनका। तो वो उन्होंने मतलब मेनली वो ज़्यादा सपोर्टिव थी, उन्होंने ही गेट वेट खोले और स्वतंत्रता सेनानियों का सपोर्ट किया। ये तो बहुत डरपोक टाइप के थे। ठीक है, प्रसिद्धि 1857 के विरुद्ध विद्रोह में शासक थे। इन्हें बिना साम्राज्य का सम्राट कहा जाता है। कोई साम्राज्य नहीं था, अंग्रेज़ों के आधिपत्य में थे, बिना साम्राज्य का सम्राट कहा जाता है। 1862 में रंगून भेज दिया गया। इनकी जो समाधि है वो रंगून यानी कि बर्मा म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है कि भारत की प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय पूछ रहा है, देखो अब एक चीज़ नोटिस करो, भारतीय। तो भारतीय कौन थे? जो हमारे शिक्षा मंत्री रहे थे वो है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, है ना। जो अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री रहे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। 2012 एमपीपीएससी में ये चीज़ पूछी गई है। अब भारत विभाजन के बारे में पूछा गया है। तो भारत विभाजन का जो प्लान था वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, ये तो सबको पता ही है। 1947 में माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत का विभाजन हुआ। 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र राज्य बने, एक था भारत और एक था पाकिस्तान। ठीक है, ये था भारत विभाजन। तो भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ? भारत विभाजन हुआ माउंटबेटन योजना के तहत। नेक्स्ट आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति के बारे में। तो एमपीपीएससी 2014 में देख रहे हो आप, प्रीवियस ईयर सारे आए हैं, सारे कवर किए गए हैं अच्छे से। 3 मार्कर में यार कहीं से कुछ नहीं छूटने वाला है यार, बहुत शानदार बुक है, बहुत शानदार 3 मार्कर कवर किए हैं, नो डाउट, है ना। हड़प नीति का सिद्धांत बताओ। तो हड़प नीति का सिद्धांत क्या है? प्रतिपादक कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, है ना। पैतृक वारिस ना होने पर, जो पैतृक यानी कि जो
जो खुद की संतान ना होने पर, वारिस ना होने पर की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति थी। इसका अन्य नाम था चूक की नीति। मतलब जैसे कि क्या था हड़प नीति में, जैसे कि अगर आपका खुद का कोई पुत्र नहीं है या फिर खुद का कोई संतान नहीं है, तो आपको जो अपनी मतलब जो रियासत है, महाराज मर गए हैं और खुद का कोई बेटा नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप ऐसे ही दत्तक पुत्र लेके या फिर ऐसे कुछ कर सकते हैं। आपकी जो रियासत है वो ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो जाएगी। ये थी हड़प की नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के समय होती है, झांसी, सतारा वगैरह, जयपुर वगैरह, ये सब को ऐसे ही शामिल किया गया था, है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब वर्नाकुलर एक्ट के बारे में क्या है भैया, वर्नाकुलर जो एक्ट है वो सबसे पहली बात तो ये है कि जो समाचार पत्र थे ना, थोड़ी सी मैं आपको चीज़ें बताएं, समाचार पत्र थे जो लिखते थे अनसठ अंग्रेजों के बारे में, उन पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था, है ना। ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड लिटन के काल में 1878 में ये प्रकाशित हुआ। इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर अंकुश लगाया। भारतीय भाषाओं में समाचार, ध्यान रखना इस चीज़ को लिखना है आपको जब भी क्वेश्चन आए कि भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर इस एक्ट ने अंकुश लगाया। इसका अन्य नाम था मुंह बंद करने वाला अधिनियम, ठीक है। लॉर्ड लिटन ने इसको पारित किया और लॉर्ड रिपन ने इसको हटाया, है ना। नेक्स्ट आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो ये तो अभी MPPSC प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। 8 अगस्त दिया है, कहीं 9 अगस्त दिया है, तो उन्होंने क्वेश्चन ही कुछ नहीं माना है और आगे चल गए हैं। तो प्रारंभ हुआ 7 से 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इसका जो कारण था वो था क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव की जो असफलता थी वो। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र थे भारत छोड़ो आंदोलन के वो थे मुंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। तो ये था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। 3 मार्कर के लिए सफिशिएंट कंटेंट है, आप आराम से लिख सकते हैं। डेट बता दो, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था 1942 में इसमें, ठीक है। क्रिप्स मिशन जो आया था उसकी असफलता, उसके जो प्रस्ताव थे वो असफल हुए, कोई मतलब के नहीं निकले। इसके लिए अंग्रेज मतलब गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश किया गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि काकोरी कांड। तो भैया देखो, काकोरी कांड जो हुआ था वो एक रियल हादसा है जो कि चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल ये सब लोगों ने मिलकर एक रेल हादसा किया और रेल को लूटा, है ना। एक क्रांतिकारी गतिविधि थी जिनमें रेल में हथियार रखे थे, वो लेके जा रहे थे कहीं, तो उसको लूटा गया और उसमें धन की लूट के लिए इन्होंने प्रयास किया, तो उसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। MPPSC 2018 में ये क्वेश्चन आया है। तो 9 अगस्त 1925 को कब हुआ था, 9 अगस्त। यार थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बोलने में, अगर कहीं को समझ नहीं आ रहा हो ना तो सामने आपके क्वेश्चन लिखा है। वैसे बहुत हद तक मैं क्लियर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरे मुंह में ना यार ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, पूरे मुंह में एकदम छाले टाइप के हो रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य जो थे वो चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशरफाक उल्ला खां, है ना। अशफाक उल्ला खां जो हैं, इन्होंने तीनों ने मिलकर एक जो कांड था, ये जो षड्यंत्र था, इसको रचा और इसको अंजाम दिया। और इसका जो उद्देश्य था वो था सरकारी ट्रेन को लूटकर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन को एकत्र करना, हथियार को एकत्र करना, ये था इसका उद्देश्य। तो आप ये लिखेंगे आराम से। 3 मार्कर का सफिशिएंट कंटेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाता है क्रिप्स मिशन। देखो एक अच्छा, इस चीज़ से मैं आपको बता दूँ, पॉलिटी की ना एक बहुत शानदार, बहुत अच्छी एक PDF तो ना एक बहुत शानदार सी स्लाइड बना रहा हूँ। पॉलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे, पॉलिटी का पूरा पॉलिटी रहेगी उसमें, लगभग ये सोच लो तो मेंस में पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, सबको अच्छे से डिटेल में कवर किया जाएगा, सबको अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा। और बहुत शानदार स्लाइड आने वाली है यार, मतलब फ्लो चार्ट के रहेंगे उसमें, है ना। उसमें काफ़ी सारी हेडिंग्स रहेंगी, काफ़ी सारे एग्जांपल्स रहेंगे, कुछ इमोजीज भी रहेंगे। तो आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है, काम कर रहा हूँ उस पर मैं बहुत अच्छे से, आपके सामने बहुत जल्दी स्लाइड आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं, क्रिप्स मिशन। तो मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था। इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना, इसलिए क्रिप्स मिशन आया था। और इनको लग गया था भारतीयों की सिर्फ आप ये हमारा, है ना, सहयोग प्राप्त करने के लिए ये चीज़ें चापलूसी वाली बातें कर रहे हैं, तो हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, मैंने आपको बता दिया, है ना। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूना पैक्ट क्या हुआ। तो देखो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, जो गोलमेज सम्मेलन की जो बैठकें हो रही थी उसके बाद जो पूना पैक्ट हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुआ। इसका जो अन्य नाम था वो था यरवदा समझौता, है ना। ये था पूना पैक्ट, इन दोनों के बीच हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 23rd के बाद 24th ये रहा, पील कमीशन के बारे में बता। देखो यार ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो क्वेश्चंस है
सुना सबने है, लेकिन ना एक आध फैक्ट पता होगा या फिर चीज़ें पता होंगी। 3 मार्कर में यही क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और कुछ नया नहीं आता है। आप देख रहे हो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसका जो पील कमीशन का गठन हुआ था वो था 1857 में हुआ था। क्रांति के बाद भारतीय सेना पुनर्गठन के लिए, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो भारतीय जो सेना थी उसका पुनर्गठन करना था, दोबारा से उसको एकत्र करना था, इसके लिए एक पील कमीशन का गठन किया गया। इसके तहत सेना में भारतीय सैनिकों का क्या, भारतीय सैनिकों का जो मतलब हिस्सा था ना, जो ब्रिटिश सेना थी उसमें 1857 की क्रांति हो गई। तो इनको दिख गया यार, इनको समझ में आ गया कि मतलब भारतीय ज़्यादा लोगों को सैनिक बनाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये क्रांति कर देते हैं और ये फिर हमारा सहयोग नहीं देते और फिर इन पर हथियार भी होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो भारतीय सैनिकों का जो मतलब क्या बोलेंगे उसको, जो रेशो था उसको कम कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि महलवाड़ी व्यवस्था क्या है। अब देखो ये तो सभी को पता ही है कि रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और इस तरह की जो व्यवस्था आई थी आपकी, है ना, स्थायी बंदोबस्त, 3 प्रकार की ज़मींदारी व्यवस्था थी, है ना। तो महलवाड़ी के बारे में आता है कि ज़मींदारी व्यवस्था का एक परिवर्तित रूप था। भू राजस्व महल से वसूल किया जाता था। महल मतलब एक गाँव का एक समूह होता था, बहुत सारे लोग होते थे उसमें, उनसे भू राजस्व लिया जाता था। एक होती थी रैयतवाड़ी, तो रैयत से लिया जाता था। एक होती थी स्थायी बंदोबस्त, जो कि 1793 में आई थी स्थायी बंदोबस्त। तो सबसे पहले 1793 में स्थायी बंदोबस्त आई, फिर रैयतवाड़ी आई, फिर आई महलवाड़ी, ठीक है। तो भू राजस्व व्यवस्था थी, एक महल होता था, गाँव का एक समूह होता था, उससे भू राजस्व लिया जाता था। ब्रिटिश सरकार के 30% क्षेत्र, जो ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ जो क्षेत्र था उसके 30% क्षेत्र पर ये जो व्यवस्था थी वो लागू थी। यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब और जो अवध वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर ये जो महलवाड़ी व्यवस्था थी उसका एक्सपेंड हुआ, यानी कि वहाँ उस क्षेत्र में ये व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट देखो आ गया आपका क्वेश्चन स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त जैसा कि मैंने अभी बताया 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई, है ना। और जो ब्रिटिश भारत के जो 30% क्षेत्र पर जो महलवाड़ी थी, तो ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर थी ये वाली स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, 19% क्षेत्र पर थी। और जमींदारों का भूस्वामी जमींदार, जो स्थायी बंदोबस्त में क्या किया गया, जमींदारों को नियुक्त किया गया। तो जमींदारों को नियुक्त किया गया और बोला गया कि आप सभी गाँव वालों से लगान लो, और कंपनी केवल एक जमींदार, एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया गया, उससे ज़मीन लेगी। लेकिन इसका दुष्प्रभाव क्या हुआ कि जो जमींदार था ना वो गांव वालों पर बहुत ज़्यादा शोषण करने लगा, बहुत ज़्यादा उनसे लगान वसूलने लगा। उनको उसको ज़मीन से कोई मतलब नहीं था, उनको उसके शोषण से कोई मतलब नहीं था, असंतुष्टि से कोई मतलब नहीं था, केवल वो अधिक से अधिक धन कमाना चाहता था। इसलिए इस व्यवस्था को स्विच करके नेक्स्ट व्यवस्था लाई गई। इसका जो क्षेत्र था वो था बंगाल बिहार, है ना। तो वो 30% क्षेत्र पर थी, ये 19% क्षेत्र पर थी स्थायी बंदोबस्त। अच्छे से ध्यान रखना यार, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में समझाइए। तो व्यक्तिगत जो सत्याग्रह है वो हमारे आचार्य विनोबा भावे जी जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था। कब? अक्टूबर 1940 में पावनार आश्रम, जो महाराष्ट्र में जो पावनार आश्रम है वहाँ से शुरू किया गया विनोबा भावे जी ने। और इसके जो सेकंड सत्याग्रही थे, यानी कि प्रथम सत्याग्रही तो विनोबा भावे थे और सेकंड सत्याग्रही थे वो थे जवाहरलाल नेहरू साहब, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में आराम से 3 मार्कर बना के लिख दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपका लखनऊ समझौते को समझाइए। तो दिसंबर 1916 में एनी बेसेंट व बीजी तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से ये जो लखनऊ समझौता हुआ, इसकी जो अध्यक्षता की वो थी अंबिका चरण मजूमदार, जो व्यक्ति थे उन्होंने लखनऊ समझौते की अध्यक्षता की। इसका जो परिणाम हुआ था वो ये हुआ था कि यार कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक करना था, है ना। जो ये अलग हो गए थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में एकदम से फूट पड़ गई थी, है ना। 1907 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें एकदम से कांग्रेस ही 2 विभाजों में टूट गई थी, मतलब खुद ही एकदम से अलग अलग हो गए थे, गरम दल अनम दल वाला समझौता जी चीज़ें हुई थी। तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को दोबारा से एकजुट किया गया। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो थी अंबिका चरण मजूमदार नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने की थी। और 1916 में ये हुआ था किसके प्रयासों से? एनी बेसेंट और बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से ऐसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार भैया एक 1877 में लगा, एक 1911 में भी लगा दिल्ली दरबार। तो 1877 में जब लगा, जब वाइसराय थे लॉर्ड लेटन, है ना, और जो महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की जो एक्ट आता है ना 1876 का एक्ट, 1876 का एक्ट आया था, तो उसी के तहत 1876 में एक एक्ट आया जिसके तहत जो महारानी विक्टोरिया थी उनको भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया और उनको एक उपाधि दी गई, केसरी हिंद की उपाधि दी गई। तो जो एक्ट आया था वो आया था 1876 एक्ट, और ये जो चीज़ हुई थी दिल्ली दरबार वाली 1877 में हुई, ठीक है। तो ये एक्ट के बाद ही चीज़ें हुई। प्रथम दिल्ली दरबार ये था।
द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में, और तृतीय दिल्ली दरबार मैंने बताया आपको 1911 में। तो द्वितीय दिल्ली दरबार ये आ गया आपका क्वेश्चन की तिथि थी 1903। तो 1903 में कौन होंगे भैया? जो 1905 में थे, जो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय, वही तो होंगे ना 1903 में भी। तो एडवर्ड सप्तम, जो सेवन्थ थे, वो इस समय सम्राट थे, या फिर इसके जो क्या बोलते हैं गेस्ट थे, चीफ गेस्ट जो थे, एडवर्ड सेवन्थ थे। और थर्ड दिल्ली दरबार जो लगा वो था लॉर्ड होर्डिंग के समय, जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 में, है ना। इन्हीं के ये आ रहे थे, और इसी समय आंदोलन बहुत ज़्यादा दिक्कतों नहीं लेंगी, तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और राजधानी को दिल्ली भी शिफ्ट किया गया था इसी समय। हाँ, इसी जो कॉन्फ्रेंस में जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना जो गीत था, है ना, ये जो जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ना, उसको सुनाया था, और 1813 में इनको नोबेल प्राइज़ मिल गया था इसके लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तृतीय दिल्ली दरबार की डेट है 1911। आयोजन क्या किया था? लॉर्ड होर्डिंग के समय किया गया था। इसका जो महत्व था वो थे जॉर्ज फिफ्थ, है ना, जॉर्ज फिफ्थ भारत आए, इसके सम्मान में किया गया था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ और राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा इसी में की गई। समझ रहे हो? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक सेकंड, 32। तो हैदर अली के बारे में जानने की इच्छा हो रही है यहाँ पे। तो हैदर अली के बारे में 2015 में पूछा गया है। देखो यार, क्वेश्चंस ना अलग नहीं है, आप खुद ही देख रहे होगे कि कैसे नामों पर, कैसे व्यक्तियों के नामों पर, कैसे घटना के नामों पर, कैसे किसी आंदोलन के नाम पर 3 मार्कर क्वेश्चंस पूछे गए। अगर इनके बारे में जरा सा नहीं पता ना आपको, कोई अनुमान नहीं लगा सकते हो, कोई समझदारी नहीं दिखा सकते हो, आपको क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। और भाई ऐसा है कि 3 मार्कर जब छूटता है ना, तो 3 ही नंबर जाते हैं। 5 मार्कर में तो कुछ ना कुछ, 11 मार्कर में कुछ ना कुछ लिख ही आएंगे यार, 1 2 3 4 नंबर, 5 नंबर कट जाएंगे। 5 मार्कर में दे नहीं देगा तो 2 तो देगा, 2.5 तो देगा यार, लेकिन यहाँ तो नहीं आता, तो ख़त्म है कहानी। ठीक है। हैदर अली की जो वो है मैसूर के शासक थे, है ना। इनके जो पुत्र थे वो थे टीपू सुल्तान थे। राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टनम इन्होंने स्थापित की थी, है ना। हिहिगुल थे, एक मिनट, ये क्या लिखा है? चलो, ये हिहिगुल थे होना चाहिए वैसे। आधुनिक शस्त्रागार की इन्होंने स्थापना की। भारतीय, एक मिनट, इसका ये होना चाहिए, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है यार सही से, क्वेश्चन, लेकिन ये होना चाहिए कि भारतीय शासकों में से एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को पराजित किया, हैदर अली ने। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन होना चाहिए। तो हैदर अली कौन थे? मैसूर के शासक थे। इन्होंने जो राजधानी थी वो थी मैसूर से रंगपट्टनम स्थापित की, और भारतीय शासकों में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को पराजित किया। और हाँ, फ्रांसीसी, हाँ, इंटरनेशनल संबंध भी बनाए इन्होंने, है ना। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने जो सहयोग प्राप्त किया, जो कि अलग अलग देशों में, अलग अलग राष्ट्रों में जाके अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपने आप को अपने सहयोग के लिए उनको राजी किया, इंटरनेशनल लेवल पे बात पहुंचाई इन्होंने। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संगोल की संधि के बारे में। तो संगोल की संधि जो हुई थी भैया, वो बालाजी बाजीराव के समय हुई थी, और छत्रपति राजाराम द्वितीय के मध्य। कब? बालाजी बाजीराव तथा छत्रपति जो थे वो थे राजाराम सेकंड, उनके मध्य जो है संगोल की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1750 में। एक सेकंड 1750 में हुई थी। जो मराठा संगठन का जो वास्तविक नेता था वो पेशवा बना। ठीक है, ये बालाजी बाजीराव पेशवा बने, ये थी संगोल की संधि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बाजीराव प्रथम कौन थे? तो बाजीराव जो प्रथम थे वो थे भैया, जो प्रथम जो पेशवा बने थे बालाजी विश्वनाथ, उनके पुत्र थे बाजीराव प्रथम, है ना, जिन्हें बाजीराव बल्लाड़ के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात जो पेशवा का पद मिला वो मिला बाजीराव प्रथम को मिला। इन्होंने हिंदू पद पदशाही के आदर्श का प्रचार प्रसार किया। इनका अन्य नाम जो था वो लड़ाकू पेशवा था। शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा जो प्रतिपादक था वो थे बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट आता है आपका, देखो, कोल विद्रोह आ गया। ऊपर मोपला, अहोम, ये सारे विद्रोह तो हो ही गए हैं। कोल विद्रोह भी उन्होंने 2016 में पूछा गया, तो वो 2020 में पूछे गए, ये कोल विद्रोह 2016 में। तो 2016 में ये हिंट मिल गई थी प्रीवियस ईयर से कि विद्रोह से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो 2020 वाले क्वेश्चन में आ गया। समझ रहे हो बात को? तो ये प्रीवियस ईयर से हमको ये पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह तो तिथि थी जो थी 1831 से 1832 जो तिथि थी, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। नेतृत्व जो हुआ था वो हुआ था बुद्धो भगत नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। इसका जो कारण था वो था ब्रिटिश सरकार द्वारा चावल की नशीली शराब एवं उत्पादन शुल्क लगाना। ब्रिटिश सरकार के द्वारा चावल
चावल की खेती पर एवं नशीली जो शराब थी उस पर जो है उत्पादन शुल्क लगा दिया, इसलिए कोल लोगों ने विद्रोह कर दिया। और इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, वो थे बुद्धो भगत। हरिजन सेवक संघ कौन है, तो हरिजन सेवक संघ के गठन तो आप सबको पता है कि महात्मा गांधी जी ने किया था। इसका जो पूर्व नाम था वो था अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ। इसके जो अध्यक्ष बने वो थे घनश्याम दास बिरला। पता सबको था लेकिन लिख कोई नहीं पाता है ना, ये हरिजन सेवक संघ था। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो ये है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो सबको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था, जो जगह थी, जो स्थान था वो था अमृतसर। इस हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमीशन का गठन किया गया। ये हो गया आपका 3 मार्कर क्वेश्चन। यार जो पता है वो लिख दो ना, वो पूछ ही तो वही रहा है और कुछ अलग थोड़ी चाह रहा है तुमसे। आपको पता है 2-3 पॉइंट ज़्यादा टिपिकल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की ज़रूरत नहीं है। जो पता है इजीली लिखो और आगे बढ़ो। अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है भाई, ये ज़्यादा होशियारी के चक्कर में, ज़्यादा क्वेश्चन पे स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में अगर 1-2 क्वेश्चन भी छूट गए ना तो वो सारी स्मार्टनेस निकल जाएगी वहाँ पर। चौरा चोरी हत्याकांड, तो चौरा चोरी हत्याकांड जो है वो 4 फरवरी 1922 को कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के चौरा चोरी एक जगह है वहाँ पर हुआ था। 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। क्यों, क्योंकि 22 फरवरी को इसलिए स्थगित किया गया कि चौरा चोरी कांड में ये जो व्यक्ति थे, इन लोगों ने जाके पुलिस थाने में आग लगा दी और कुछ पुलिस जो कर्मी थे वो जिंदा जल गए थे। और इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो इनका चल रहा था उसको स्थगित कर दिया। नेक्स्ट आपका आता है कि बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा के बारे में भैया इनके जन्म के बारे में लिख दो कि झारखंड के एक जनजातीय नेता थे। इनका जो जन्म था वो झारखंड में हुआ था और मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो था बिरसा मुंडा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यूरोप व भारत के मध्य समुद्र की मार्ग की खोज, तो सबको पता है पुर्तगाली जो नाविक थी वास्को डी गामा 1498 में भारत आया और इसने यूरोप और भारत के मध्य समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था, यूरोप व भारत के मध्य समुद्री मार्ग की खोज की। ये चीज़ वही है जो अभी बता दी है, कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। 1498 है, ठीक है, 1498 में भारत आया। नेक्स्ट आपका आता है कि बेदरा का युद्ध क्या था, तो बेदरा का जो युद्ध हुआ था वो डच और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। इसमें जो डच लोग थे वो भारत से टोटल निकल गए, मतलब ख़त्म कर दिया गया, डचों का सफाया कर दिया। और जो भारतीय मतलब भारत में अंग्रेज़ों ने उनकी जगह संभाल ली मतलब डचों को ख़त्म करके जो उनकी फैक्ट्रियाँ थी, उनकी वो थी, उनकी जो किले थे विले थे, उस पर सबने अंग्रेज़ों ने आधिपत्य कर लिया। तो 1759 में हुआ था डचों और अंग्रेज़ों के बीच। डचों की पराजय हुई और डचों का भारतीय व्यापार समाप्त हो गया यहाँ से बेदरा के युद्ध से। तो बेदरा के युद्ध में क्या हुआ, डचों की हार हुई, डचों का भारतीय व्यापार समाप्त हो गया, डचों को भारत से खदेड़ दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। 1759 में ये हुआ, देख रहे हो 1759 में हुआ है। 1770 वो जो है ना वॉर वगैरह, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा एक वो बनाओ है ना, कि प्लासी का युद्ध हो गया है ना, अब बॉन्डी वॉश का युद्ध आने वाला है, इसके बीच में बेदरा का युद्ध हो गया, डचों को ख़त्म कर ही दिया इन्होंने, पावरफुल शक्ति एकदम, डचों की भी शस्त्र वस्त्र अस्त्र वगैरह धन संपत्ति सब इनको मिल गई। अब ये करेंगे आपका बॉन्डी वॉश का युद्ध, जिसमें कि इन्होंने फ्रांसीसियों को भी हरा दिया। हाँ देखो क्वेश्चन ही आ गया। बॉन्डी वॉश का युद्ध 1760 में हुआ, किसके मध्य हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। फ्रांसीसी जो है इसमें हार गए। इस युद्ध से फ्रांसीसियों की सत्ता भारत में सदैव के लिए समाप्त हो गई। अब अंग्रेज यहाँ से सुपीरियर बन गए बॉन्डी वॉश के युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, लंदन है। एक संयुक्त उद्यम कंपनी थी। इस कंपनी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने चार्टर द्वारा कंपनी को व्यापार हेतु 15 वर्ष की अनुमति दी थी। ठीक है, ये है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, हालांकि क्वेश्चन हाँ ये आ सकता है सैयद बंधु के नाम पर। तो सैयद बंधु का जो नाम था वो था अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। सैयद बंधु दो एक भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां किंग मेकर के नाम से जाने जाते थे। इनका जो किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध थे। फर्रुखसियर जैसे शासकों को राजा बनाने में जो है सैयद बंधु का ही हाथ था। प्लासी का युद्ध यह भी बता दिया मैंने, देखो देख रहे हो आप। बेदरा के युद्ध से पहले, बॉन्डी वॉश के युद्ध के, बेदरा के युद्ध से कब हुआ, पहले हुआ। और यार पहले ही तो हुआ था बॉन्डी, नहीं बेदरा सॉरी प्लासी का जो युद्ध था, प्लासी के युद्ध के बाद हुआ बेदरा का युद्ध 1757 में। और जो बॉन्डी वॉश का युद्ध था उससे पहले हुआ था बेदरा का युद्ध। ठीक है, बॉन्डी वॉश का युद्ध 1760 में हुआ। तो उन दोनों से पहले हुआ था प्लासी का युद्ध। किसके बीच हुआ, सिराजुद्दौला के बीच और भैया अंग्रेजी नवाब के बीच हुआ था। अंग्रेज मतलब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेज़ों के मध्य हुआ। इसमें जो है भैया ऐसा हुआ कि कंपनी को पता चल गया कि भैया जी अंग्रेज़ जो हैं वो इतनी बड़ी सेना वेना लेके तो चलते हैं जो मुग़ल, लेकिन इसकी कोई दम बम नहीं है, थोड़े से लोगों ने इनको निपटा दिया। ये हमारी
हमारी पोल पट्टी खुल गई, कहने का मतलब इस युद्ध में। कारण जो था वो अंग्रेजी कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करना चाहती थी। परिणाम हुआ सिराजुद्दौला की हार हुई और बंगाल में अंग्रेज़ों की लूट का सिलसिला प्रारंभ हो गया। अब फिर तो जो हुआ वो दुनिया ने देखा और सब जानते हैं कि क्या हुआ। यहाँ से कहानी खत्म होना चालू हो गई थी। बंदा बहादुर, तो बंदा बहादुर कौन थे? तो भैया जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, सिखों के जो 10वें गुरु थे, है ना, पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद जो सिख संप्रदाय का जो नेतृत्व किया ना, वो ये व्यक्ति थे बंदा बहादुर जी, उन्होंने किया, है ना। ये बंदा बहादुर डोगरा के राजपूत एक व्यक्ति थे। इनकी जो उपाधि थी वो सच्चा बादशाह या सच्चा सम्राट की इन्होंने उपाधि ले रखी थी। फ़र्रुखसियर के समय जिसका जो गद्दी पर बैठाया था सैयद बंधुओं ने 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुगल सम्राट के पतन के कारण बताओ। तो मुगल सम्राट के पतन के कारण, ये 5 मार्कर का क्वेश्चन है, आप देख लो अच्छे से, कि विदेशी आक्रमण हुआ, ठीक है, लोग आ ही रहते अंग्रेज़ों का, अयोग्य उत्तराधिकारी, औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता नीति, सैनिक दुर्बलता, स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव। बहुत शानदार पॉइंट्स हैं यार, बहुत शानदार पॉइंट्स, नो डाउट। 5 के 5 लिखोगे अच्छे नंबर मिलेंगे, कहीं कुछ नहीं जाने की ज़रूरत है। 50 ना तो पॉइंट ढूंढने की ज़रूरत है ना कुछ ढूंढने की ज़रूरत है, सिर्फ ये पॉइंट छाप लो दिमाग में, दिल में, दिमाग में, जहाँ जहाँ छाप सकते हो, हाथ पे, मुंह में, नाक में, जहाँ छाप सकते हो वहाँ छाप लो। सिर्फ यही 5 पॉइंट छाप के आना। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो डेफिनेटली नंबर मिलेंगे। बहुत शानदार पॉइंट्स लिखे हैं इन्होंने, ठीक है, फालतू इधर उधर की बात लिखी नहीं है उन्होंने। नेक्स्ट आपका 49वां क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन करेंगे इस सीरीज में, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। ईरान का नेपोलियन कौन था? तो ईरान का जो नेपोलियन था वो नादिर शाह को कहा जाता था। नादिर शाह पता है ना कौन था? नादिर शाह वही मयूर सिंहासन जो लेके गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते थे। ये फारस का शासक था, भारत से ये मयूर सिंहासन लेके गया, है ना। नादिर शाह के आक्रमण कब हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के जो उत्तराधिकारी था, है ना, नादिर शाह वही था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध। देखो भैया, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ आपका बक्सर का युद्ध। यहाँ से खेल खत्म टोटल, बिल्कुल थोड़ा बहुत जो बचा भी था ना वो बिल्कुल खेल हो गया ख़त्म। अब अंग्रेज छाए रहेंगे। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ। अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच हुआ। मीर कासिम, अवध नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट, इन तीनों के बीच था और अंग्रेजी सेना एक थी। यहाँ से इन सब का सफाया करके अंग्रेज बन गए सुपीरियर। 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। बंगाल का जो नवाब था वो था इस समय मीर जाफ़र। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आ जाता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो भैया मीर कासिम नहीं था। बंगाल का नवाब मीर कासिम तो हट गया था और वो उसी ने युद्ध किया था, है ना, ठीक है, उनके साथ मिलकर अगेंस्ट में युद्ध किया। और इस समय जो उसके पहले जो शासक था मीर जाफ़र, उसको दोबारा से अंग्रेजों ने शासक बना दिया। तो बंगाल का नवाब उस समय कौन था युद्ध के समय? तो मीर जाफ़र था। और किन किन के बीच हुआ? मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट कौन था? अरे यार, मुगल सम्राट कौन था बताओ, ऐसा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मुगल सम्राट कौन था यहाँ पर इस समय? उन तीनों के बीच में हुआ। और अंग्रेज एक सुपीरियर पावर यहाँ से बन के निकले और यहाँ से अंग्रेज छा गए चारों तरफ, क्योंकि फ्रांसीसियों को ख़त्म कर दिया, डचों को समाप्त कर दिया और बचे कुछ जो मुगल थे उनको भी समाप्त कर दिया। मुगल तो वैसे ही ख़त्म हो गए थे 1707 में, जब औरंगजेब की डेथ हुई उसके सामने इनका जो है डाउनफॉल चालू हो ही गया था। तो ये 50 क्वेश्चन जो हैं हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट सीरीज़ में हम ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अभी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई है इसलिए मैं इसको यहीं शॉर्ट कर रहा हूँ। 50 क्वेश्चन 3 मार्कर 5 मार्कर के डिस्कस किए हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है यार, प्रैक्टिस करो, लिख लिख के देखो बार बार। मेन सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग से निकलता है। आपको क्या पता है क्या नहीं पता इसका किसी से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। जितना लिखोगे क्वेश्चन देखते से ही उंगली हाथ चलने लग जाएंगे, वहाँ पर पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे 100% निकलेगी, सारी चीज़ें वही हैं, है ना। बनना पता तो सबको सब कुछ है। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। हाँ यार, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपडेट मिलता रहे जिससे आपको। थैंक यू।